नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच एबीपी पर। देश में ईवीएम को बैन को लेकर के आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन ने गति पकड़ ली है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और कल संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम हुआ, रैली हुई और एक बहुत बड़ी सभा हुई है दिल्ली में, क्योंकि ये सरकारें लगातार ईवीएम से चुनी जा रही हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, बल्कि ईवीएम के टेक्नोलॉजी से सरकारों को चुना जा रहा है, जिसको लेकर के देश में बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में चालू हो गया है। साथ ही चुनाव परिणाम के 10 दिन के बाद में भी आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो पा रहा है। साथ ही देश में किसान आंदोलन फिर से गति पकड़ने लगा है और किसान दिल्ली कुछ को तैयार हो गए हैं और दिल्ली में जुटना चालू हो गए हैं। ये देश की बहुत अहम और बड़ी खबरें हैं और इसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारे जो संविधान प्रदत्त जितने भी अधिकार हैं वो खतरे में हैं और इसी को भाप करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ मूवमेंट चालू कर दिया है, क्योंकि ईवीएम में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ उजागर हो रही है। आपको पता होगा और ज्ञात होगा कि अभी ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और जो पिटीशन दायर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई थी उसको स्वीकार कर लिया गया है और चुनाव आयोग से इसके ऊपर जवाब मांगा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के जो परिणाम थे वो अविश्वसनीय परिणाम थे और अचंभित करने वाले परिणाम थे। और जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि ईवीएम मशीन है, जिन ईवीएम मशीन में 90% चार्ज पाई गई, उन ईवीएम में एक तरफा वोटिंग प्राप्त होना, ये जो वहाँ के प्रत्याशी थे उनके द्वारा इसकी शिकायत की गई है। तो ऐसा तो जो 90% चार्जिंग वाली ईवीएम थी उसमें एक ही दल को वोट मिलता है, तो ये हर किसी के लिए स्वीकार्य नहीं था और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वो गए जो प्रत्याशी थे वो, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका स्वीकार कर ली है और अब इसके ऊपर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। दरअसल ये हरियाणा चुनाव में भी हुआ था और देखा जाए तो ये जो आपने भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुना होगा, जो बामसेप के संस्थापक कहें या सर्वेसर्वा कहें या उनके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वामन मेश्राम साहब, हमेशा से कहते आए हैं कि ईवीएम इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक है, लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है, संविधान के लिए ख़तरनाक है। आपकी ईवीएम में वोट की चोरी हो सकती है। लेकिन इनके कई लंबे टाइम से उन्होंने ये कहा है, जगह जगह उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं करी है, उन्होंने मूवमेंट किया है, सारी चीज़ें की है, लेकिन इस बात को कोई विपक्षी दल सीरियसली ले नहीं रहा था और इस मुद्दे को कोई उठा नहीं रहा था। लेकिन आज के दिन जब ये महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव में सरकार के खिलाफ माहौल होने के बावजूद अगर सरकार इतना प्रचंड बहुमत के साथ में आई और अविश्वसनीय चुनाव नतीजे आए, अकल्पनीय चुनाव नतीजे थे, तो फिर उनको लगा कि ये मूवमेंट करने योग्य है। ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है या ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ी की जा सकती है या ईवीएम के साथ में कुछ तो ऐसा है। और ये चौंकाने वाली बात है कि कोई भी आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं और डिजिटलाइज हर कोई चीज़ बैटरी के ऊपर डिपेंड है, डिजिटल चीज़। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम काम में लेते हैं तो इसका जो पावर है वो कम हो जाता है। ईवीएम मशीन आप मैक्सिमम माने तो वोटिंग का अगर पूरे दिन की वोटिंग देखें तो सुबह 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और शाम को 5 बजे तक वोटिंग होती है। सुबह 8 से शाम की 5 बजे तक अगर वो मशीन इतने ही टाइम अगर चलती है और इसके बाद में अगर उसमें 1% ही चार्जिंग ख़त्म होती है तो ये शक पैदा करता है। और इसी चीज़ को लेकर के इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब ये अगर सारी मशीनें 90% चार्ज वाली हो तो भी इस चीज़ को मान सकते थे, लेकिन कई मशीनें ऐसी है जो 70% भी हैं। कुछ जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारियाँ मिल रही है वो इसके हिसाब से हम भी बता पा रहे हैं कि कुछ है 70% है, कुछ 75% है और
कुछ मशीनें हैं वो 90%, 99% है, और जो 99% चार्ज मशीनें हैं उसमें कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो अकल्पनीय हैं और अविश्वसनीय हैं। तो इसको लेकर के तो फिर हर किसी के अंदर शक आएगा, और इसी शक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कुछ प्रत्याशियों ने। देखते हैं, आज के सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बुलाया है वहाँ पे, और वो सब इसके ऊपर अपना फैसला देंगे। आगे सुनवाई होगी तो हम आपसे अपडेट आप साझा करते रहेंगे। साथ ही साथ देश में अभी जो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, आज 10 दिन इसके परिणाम भी आए और 10 दिन हो गए हैं। 23 तारीख को चुनाव परिणाम आया था, आज 2 दिसंबर है, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए थे और आज 2 दिसंबर हो गया। लेकिन 10 दिन के बाद में भी मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के नामों के बीच में भी अभी भी संशय बना हुआ है। भले मीडिया में आकर के बयानबाजी हो रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम नाम पे मुहर नहीं लग रही है। तो हो सकता है इसमें आगे क्या अपडेट होगा। कुछ कई ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया में नहीं आ रही हैं, लेकिन किसी कारणवश ये कोई एक बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से किसी का नाम अंतिम मुहर किसी के नाम पर नहीं लग रही। साथ ही साथ देश में किसान आंदोलन वापस जोर पकड़ने लगा है। आपको पता होगा, किसान आंदोलन जब चला था तो 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर घेर के बैठे थे। उन्होंने पूरी दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन किया और 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ ये मूवमेंट था पूरा। उस समय सरकार ने वादा किया था MSP के ऊपर गारंटी कानून बनाने का वादा किया था। इसके बाद में जो MSP है वो C2+50 वाला मामला, जो कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, इसके आधार पे C2+50% MSP देने की बात थी। तो उसके ऊपर भी कमेटी बना करके इसके ऊपर अंतिम निर्णय लेने की जो बात थी, लेकिन आज तक वो मामला वहीं का वहीं है। कमेटी बना दी, कमेटी अपनी रिपोर्ट कब फाइल कर रही है इसका कोई अता पता नहीं है, ना इसकी कोई जानकारी नहीं आ रही है। और किसान की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। किसान के जो इनपुट, जितने भी इनपुट हैं वो सारे इनपुट महंगे होते जा रहे हैं, और जो किसान की जो उत्पादन है, किसान का जो किसान के प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट में सही रेट नहीं मिल पा रही है। किसानों से लूटा जा रहा है, किसान से एक बड़ी लूट मचा रखी है। तो इसी को लेकर के किसानों ने बहुत धैर्य रखा और फिर से एक बार दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं। आगे देखते हैं किसान आंदोलन किस तरफ बढ़ता है। साथ ही साथ हम भी आने वाले टाइम में किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ी आपके सामने अपडेट रखेंगे और एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। केंद्र सरकार ने जो किसानों को से वादा किया था कि FPO प्रोग्राम के माध्यम से किसानों की हम तकदीर बदल देंगे, किसानों के भविष्य बदल देंगे और किसानों की जो स्थिति है इसको सुधार करेंगे, और किसानों के साथ में बहुत बड़ा एक खेती को हम एज ए बिज़नेस व्यवसाय बना देंगे, और इससे किसान सीधा जुड़ जाएगा कंपनी से और किसान को इनपुट में भी बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं, इसकी एक पूरी हम अभी इसके ऊपर रिपोर्ट पूरी कलेक्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसके ऊपर हम एक वीडियो शूट करेंगे FPO के बारे में। FPO के माध्यम से किसानों के साथ में क्या क्या हुआ और FPO से कितने किसानों को फ़ायदा हुआ और किसानों को क्या नुकसान हुए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम FPO के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम कहीं भी जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो हमेशा हमारी यही रहती है कि किसान का किसी न किसी तरीके से भला हो। कृषि में किसी प्रकार की कोई नई तकनीकी है या खेती के क्षेत्र में कोई इनोवेटिव करता है तो हम उस चीज़ का वीडियो शूट करते हैं, उससे जानकारी लेते हैं और आपसे साझा करते हैं। और ताकि हमारा यही मकसद रहता है कि तकनीकी का कोई भी साथी इस चीज़ को यूज़ करे और अपने अंदर अपनी खेती में अच्छे परिवर्तन ला सकता है, साथ ही उस तकनीकी का उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार कर सकता है। तो ये थे आज की कुछ खास बातें थी। आपसे भी निवेदन है कि संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने और देश बचाने की इस मुहिम है, तो इसमें आप अधिक से अधिक भाग लीजिए। और EVM बैन का जो प्रोग्राम है, हमको भी कई बार लगा है कि EVM लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। EVM के द्वारा चुनी हुई सरकारें ऐसे फैसले करती हैं जो आपकी आज़ादी, आपके अधिकार और आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन करती हैं, उनको कुचला जाता है, आपकी आवाज़ को कुचला जाता है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कुचला जाता है।
तो हम सबको मिल कर के जो ईवीएम के खिलाफ़ ये जो मूवमेंट है इसका हिस्सा बनना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और हर व्यक्ति को देश के राजनीतिक घटनाक्रम से प्रत्यक्ष रूप से अपडेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भविष्य गढ़ा जाता है वो वहीं संसद और सदन में ही गढ़ा जाता है। तो हमको इन चीज़ों से अपडेट रहते हुए ऐसी कोई चीज़ें होती है जो हमारे लिए और लोकतंत्र के लिए और हमारे अधिकार के लिए और संविधान के लिए खतरनाक है और देश को तोड़ने वाली हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर हमको आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। क्योंकि आज मैं भी बोल पा रहा हूँ वो भी संविधान की देन है, आज मैं जो कर पा रहा हूँ वो भी संविधान की देन है, आप जो कर रहे हैं वो भी हमारा जो महान संविधान है उसकी देन है, लोकतंत्र की देन है। तो उसकी रक्षा करना, उसको बचाना, उसको हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो इस एक देश का एक सच्चा नागरिक होने की जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको इस संविधान लोकतंत्र बचाने की मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसको भाग लेना चाहिए। अगर हम लिख सकते हैं तो लिखना चाहिए, बोल सकते हैं तो बोलना चाहिए, किसी को समझा सकते हैं तो समझाना चाहिए किसी भी तरीके से। और जो भी हमारे जो साथी हैं जो मीडिया में काम करते हैं, अभी जो एक तो गौड़ी मीडिया हो गया और दूसरा मीडिया है जो स्वतंत्र मीडिया है, जो सेल्फ पेड मीडिया है, जो अपने पास में जो सीमित संसाधन हैं इन संसाधनों के माध्यम से जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारे बीच में ला पा रहे हैं, तो उनको भी बढ़ चढ़ करके इन चीज़ों के वो भी इसलिए कर पा रहे हैं उनको संविधान के द्वारा जो राइट्स मिले हुए हैं। तो जो हमारे जो डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट है मीडिया, उस मीडिया में जो भी हमारे साथी हैं, सेल्फ पेड साथी हैं, वो भी बढ़ चढ़ करके लोगों को जागरूक करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।